बासिल एपिसोड 20। वो जानबूझकर बुरहान से अलग करके लाया था। ये बात इसकी समझ से बालातर थी। ये घर इसका था। यहाँ एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। फिर वो घर के बाकी मकीन को घर में रख के बर्दाश्त क्यों कर रहा था? ऐसी क्या मजबूरी थी? फोटोग्राफर एक नहीं बेतहाशा थे। छपाक छपा की आवाज में एक गिद्ध गूंजने लगी थी और बहुत से कैमरों की रोशनियां इसके और दुरान के मुख्तलिफ मनाजिर कैद कर रही थी। चंद तस्वीर के बाद ही दुरान ने हाथ खड़ा किया और एक तरफ चल दिया। मेजों पर रंगारंग खाने सज चुके थे। पेशो कीमत पत्थर के बर्तनों में रखे खानों की तमाम डिशेज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मशहूर खानों पर मुश्तमिल थी। दुरान इसे रोजीन और कुछ लड़कियों के पास छोड़कर खुद एक तरफ चल दिया। वो और अटल मेजबानी भी सर अंजाम दे रहे थे। बरोस नहीं आया। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। अटल के पास से आती आवाज पर दुरान ने एक तरफ टिकी निगाह हटाई, एक नजर अटल पर डाली और फिर निगाहों का जाविया कुछ देर पहले ही इस नुक्ते पर जमा दिया। लान में बजती मधुरी मौसीकी के साथ लोग खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। क्या देख रहे हो? अटल ने ड्रिंक के गिलास को लोबों पर से हटाए भुएं खट्टी की। हार्वी की बेचैनी बिना निगाह हटाए जवाब दिया। खोजती सी निगाहें थीं। अटल ने निगाहों को ताक़िब किया। सामने वाकई हार्वी बज़ाहिर तो अपने साथ खड़े शख्स के साथ बातों में मगन था, लेकिन कन अखियों से बार बार जवेरिया का जायजा ले रहा था। मतलब स्वयं भूला नहीं इसको? मतलब इसकी जान नहीं छोड़ेगा? दौरान ने जवेरिया की तरफ देखा। वो हाथ में प्लेट थामे किसी औरत के साथ बातों में महू थी। खाना आहिस्ते से चाहते हुए बार बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला रही थी। हमारा मकसद पूरा होते ही इसे पाकिस्तान भिजवाना है, दुरानी एकटक जवेरे की तरफ देखते हुए कह रहा था। लेकिन वहां भी तो इसको खतरा हो सकता है ना? ये हमारा मसला तो नहीं होगा? लबों को सख्ती से आपस में मिलाकर अटल की तरफ देखा। लहजा हद बेदर्जा बेतनाई लिए हुए था। हाथ में पकड़े गिलास को लबों से लगाया। हाँ सही कह रहे हो। अटल ने सर इस्तनाम में हिलाते हुए तायद की, फिर बेसाख्ता हंस दिया। हंस क्यों रहे हो? दौरान एक कब्र उचकाए। अटल मुस्कुराते दबाता हुआ सामने देख रहा था। मशरूब का भरा घूंट जल्दी से हल्क में उंडेला। देख रहा हूं तुमने इस डरपोक सी लड़की को भी पूरी एक्ट्रेस बना दिया है। पूरी बत्तीसी निकाले आंख के कोनों को हल्का सा दबाया। जवेरिया पुरइत्तेमाद अंदाज में मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करती अटल को हैरान कर रही थी। वो डरपोक नहीं है, बहुत मजबूत लड़की है। दौरान के बेसाख्ता जवाब पर बेसाख्ता वो गला खंगार गया। दौरान का इसको बार बार देखना तो पहले इस शक में मुब्तला कर रहा था। ऊपर से यूं वो किसी की तारीफ करते। बात हल्क में ही फंस कर रह गई थी। और एक नंबर की सरफरी अकड़ वाली और बदतमीज भी है। अटल के शौक होने से पहले ही वो सपाट लहजे में अपनी अगली बात कर गया। अटल जो कुछ कहने जा रहा था रुका, फिर आंखें शरारत से चमकी। मतलब तुम्हारे जैसी है? शरारत से कहते हुए दुरान की घूरी से बेनियाजी बरती और इसके हाथ से खाली गिलास थामा। मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। मुस्कुराहट को मुश्किल दबाए वो एक तरफ चल दिया, जबकि दुरान ने फिर से एक भरपूर निगाह इस पर डाली, जो मुखरती उंगलियों के वाले हाथ को चेहरे पर रखी किसी बात पर बेसाख्ता हंस रही थी। मेरे जैसी नहीं है वो। इसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। इसके मुस्कुराने पर इसे अपने अंदर कुछ अजीब सा सुकून उतरता महसूस होता था। वो जो यूं इसे महू होकर देख रहा था, अचानक जवेरिया के देखने पर फौरन निगाहों का जाविया बदल लिया। कीबोर्ड पर सफेद मखमली सी उंगलियां तेजी से चल रही थी। सुनहरी बालों वाली लड़की कंप्यूटर के मेज के आगे बैठी थी। ये छोटा सा कमरा था जहां एक कतार में बहुत से कंप्यूटर रखे हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये रिकॉर्डिंग किसी बेकरी की मुख्तलिफ जगहों की थी। एकदम से लड़की के सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये बेकरी के बाहर के दरवाजे की रिकॉर्डिंग थी। स्याह हुडी पहने एक लड़का बेकरी में दाखिल हो रहा था, जिसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। वो बार बार स्क्रीन पर इस वीडियो को आगे पीछे करके देख रही थी। क्या हुआ जेसिका? अकब से उभरती आवाज पर वो चौंक कर पलटी और फिर गहरी सांस खारिज की। गार्ड सूट में मलबूस पोल के पीछे खड़ा हैरत से देख रहा था। कुछ नहीं सर। मायूसी से गहरी सांस खारिज की, कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई और स्क्रीन बंद कर दी। तुम आज फिर रिकॉर्डिंग चेक कर रही हो? बताओ क्या परेशानी है? शायद मैं कोई मदद कर दूं तुम्हारी। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बताऊंगी, मुस्कुराकर कहा। कुर्सी के बाजू पर वजन डाले उठी और फिर अपनी टोपी को सर पर जमाती कमरे से बाहर निकल गई। 2 साल से लगातार इसे किसी शख्स की तरफ से माली मदद मिल रही थी, लेकिन हैरत की बात थी, वो खुद को मख्फी रखे हुए था। वो हर महीने किसी मखसूस दिन या वक्त पर नहीं आता था और हमेशा किसी कस्टमर के जरिए एक पैकेट इस तक पहुंचाता था जिसमें भारी रकम होती थी। दुरांग विलायत सुबह के 7 बजे मुकम्मल खामोशी में डूबा था। जवेरिया ने कमर से बाहर राहदारी को अबूर किया, लेकिन ऊपर जाते जमीनों के पास आकर रुक गई। मस्टर्ड फ्रॉक पर रात वाली सुर्ख शाल अच्छी तरह कंधों के गिर्द लिपटे
تھکے سے لہجے کے ساتھ وہ گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھ رہی تھی۔ جب عقب سے آواز سنائی دی، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سرارے سے پلٹی۔ اٹل جاگنگ سوٹ میں ملبوس پیچھے کھڑا تھا، کمر کے دونوں طرف پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے پوچھ رہا تھا، مجھے وہ کچن میں جانا ہے۔ ایک گرد متلاشی نگاہیں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ رات دیر تک چلنے والی تقریب کی وجہ سے وہ اپنی نیند پوری نہیں کر پائی تھی، اور اب سر میں شدید درد نے چائے کی طلب کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آ گئی۔ کچھ چاہیے تھا تو روزین کو انٹرکام کر دیتی۔ نہیں، وہ تو شاید 9 بجے اٹھتی ہے۔ اچھی بات نہیں میں اپنے چھوٹے سے کام کے لیے اسے جگاؤں۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے فوراً سے اٹل کے مشورے کو رد کیا۔ گڈ، چلیے دائیں طرف ہے کچن، میں لے چلتا ہوں۔ اٹل نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ وہ سر استناب میں ہلائے فوراً اس کی تاکید میں آگے بڑھی۔ لان سے ڈائننگ ہال گزرتے ہوئے وہ کچن کے دروازے کے سامنے رکا۔ کچن، ہاتھ کا اشارہ کچن کے دروازے کی طرف تھا، جبکہ وہ تو پہلے ہی آنکھیں پوری کھولے کچن کے آگے مجسم کھڑی تھی۔ کچن تھا یا کیا؟ جدید طرز پر تیار، ہر طرح کی سہولت سے لیس، سفید ٹائلز والا، شیشے کی طرح چمکتا خوبصورت کچن تھا۔ تھینک یو، تشکر آمیز نگاہوں سے اٹل کی طرف دیکھ کر خوشی سے کہا۔ وہ استناء میں سر ہلا کر پلٹا۔ رکیں، چائے پئیں گے آپ؟ جویریہ کی پکار پر وہ رکا اور پھر سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا، وہ معصومیت سے التجا کر گئی۔ پلیز پی لیں، دراصل مجھے لان میں جا کر پینی ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو جھجک نہیں ہوگی۔ تیزی سے التجا کی وضاحت دی تو اٹل بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ کتنے دن سے لان میں جانے کی خواہشمند تھی، جس کی جھجک رات تقریب کی وجہ سے قدرے کم ہوئی، لیکن اب بھی اکیلے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ بنائے میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اٹل نے مسکراتے ہوئے حامی بھری تو وہ خوشی سے پوری بتیسی نکالے ہنس دی۔ تھینک یو، ابھی بناتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ پرجوش انداز میں وہ ڈیپ فریزر اور فریج کی لگی قطار کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اٹل کچن سے باہر جا رہا تھا۔ پھر دوران نے بتایا کہ آپ اسے کیسے ملی تھی اور اس دن جذبات میں آ کر کیے جانے والے اس فیصلے سے اسے کیسے روکا تھا۔ اٹل نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ لان میں سوئمنگ پول کے پاس لگی سفید کرسی پر وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قالین کی طرح بچھی سبز گھاس پر شبنم چمک رہی تھی۔ سوئمنگ پول کا نیلا پانی سے چلتی ہوا کے ساتھ اپنی تہہ پر لہریں بنا رہا تھا۔ بہت مشکل سے بچایا تھا میں نے انہیں۔ مت پوچھے کیا ہوا تھا، مجھے اٹھا کر بلڈنگ سے نیچے پھینکنے والے تھے۔ جویریہ کی بات پر جہاں اٹل کی حیرت سے آنکھیں پوری کھلیں، وہاں بے ساختہ قہقہ امڑ آیا۔ کیا؟ بمشکل ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، میں نیچے نہیں جا رہی تھی، ان کا بازو نہیں چھوڑ رہی تھی تو مجھے اٹھا کر نیچے پھینکنے جا رہے تھے۔ اب کی بات تو اٹل کی ہنسی کا نہ رکنے والا دورانیہ تھا۔ جویریہ نے مسکراہٹ کو گہرا کیا، غور سے دیکھا۔ وہ دل سے قہقہ لگا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے کندھے بھی ہل رہے تھے۔ وہ آج پہلی دفعہ اٹل کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ بھوئیں اچکائے عجیب سا سوال پوچھا۔ اٹل نے ہنسی کو قابو کیے حیرت سے دیکھا۔ وہ سنجیدہ بیٹھی تھی۔ مطلب؟ ہاں ہنستا ہوں۔ اچھا، مجھے لگا دوران کے اتنے قریب رہنے والا انسان کیسے ہنس سکتا ہے؟ کندھے اچکائے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر ٹانگ پر رکھی ٹانگ کو ہلکا سا جھلجھلاتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ بھی ہنستا ہے، انفیکٹ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ اٹل نے حیرت سے اس کی بات کی تردید کی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے تو لگتا ہے 2 کام زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کیے۔ سر جھکائے آہستگی سے کہا، اور پھر چہرہ اوپر اٹھائے اٹل کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھا۔ ہنسنا اور رونا۔ انہیں صرف غصہ کرنا آتا ہے، نہیں تو دوران ہنستا ہے۔ اٹل نے وثوق سے نفی کی۔ اور روتا؟ لبوں کو آپس میں ملائے برجستہ سوال پوچھا۔ مطلب کیا رویا ہے کبھی وہ؟ فوراً اپنے سوال کی وضاحت دی، جبکہ اٹل ابھی بھی نہ سمجھی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ اگر کبھی ہنسے بھی ہوں گے تو دل سے نہیں ہنسے ہوں گے، ان کو رونا چاہیے۔ سر کو ہلاتے ہوئے مشورہ دیا۔ اٹل کی پیشانی پر یک لخت شکن ابھرے اور چہرے پر سنجیدگی طاری ہوئی۔ وہ بہت مضبوط انسان ہے، مضبوط انسان کبھی نہیں روتے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ پر اعتماد لہجہ۔ اٹل کی بھوئیں مزید اکھٹی ہوئیں۔ جس انسان نے آپ کی زندگی میں آنسو چھین لیے ہو، آپ اسے روتا دیکھنا چاہتی ہیں؟ سٹرینج۔ اٹل نے لب باہر نکالے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے آنسو کوئی بری چیز ہے؟ اٹل نے جواب دینے کے بجائے چائے کا گھونٹ بھرا اور جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آنسو اللہ نے بنائے ہیں اور ہمارے جسم کے نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ آنسو دل کے زخموں کو ناسور نہیں بننے دیتے۔ کپ کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں دھیرے سے گھماتے ہوئے بڑے اعتماد سے اور ٹہرے سے لہجے میں کہہ رہی تھی، جو لوگ اپنے دکھ، درد اور تکلیف میں آنسو بہا دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ان کے اندر کا سارا غبار
तकलीफ आंसू की शक्ल में बह जाती है, वो दिल शफाफ हो जाता है। मुस्कुराकर अटल की तरफ देखा, जिसकी पेशानी पर पड़े बल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। सामने लॉन के एक तरफ मौजूद सरसब्ज घास में लिपटी पहाड़ी की तरफ देखकर खोए से लहजे में कहा, कप मेज पर रखा और अपनी जगह से उठी। और जो लोग अपने गम में आंखें नम नहीं करते, इनके दिल बंजर हो जाते हैं। ऐसे बंजर दिलों में आने वाली खुशियां सर बीच वापस लौट जाती हैं। रुख फेर कर वसी लॉन के एक तरफ लगे फूलों को देखते हुए कहा, अटल अब भी खामोश बैठा था, हाथों में कप थामे। और अगर कभी भूले से इनके दिल में कोई फूल खिलने भी लगे तो वो नोच देते हैं। आपके दोस्त का दिल भी बंजर हो चुका है। आप इसे लाख हंसाते होंगे, लेकिन बंजर दिलों के साथ सिर्फ लब हंसा करते हैं, आंखें नहीं। दो टोक लहजे में कहती हुए वो पलटी। अटल इसकी बात पर मुजस्सम सा देख रहा था। शाल को कंधों के गिर्द मजीद लपेटती वो कदम अब बैरूनी हाल की तरफ बढ़ाई हुई थी, जबकि अटल इसी तरह बैठा था, मुजस्सम कप थामे। मलक हाउस सब्ज और सुर्ख चमकते बरकी हुई कुमकुमों से सजा रात के इस अंधेरे में गली के सब घरों में नुमाया था। गेट खुला था और लॉन में सुर्ख फूलों और सफेद कलियों से सजा झूला सामने रखा गया था। झूले के सामने कतारों में कुर्सियां सजी थी। एक तरफ ऊंची आवाज में बड़े बड़े स्पीकरों पर मेहंदी के गाने बज रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरे मलक हाउस में गहमा गहमी जैसा समा था। फाइका की मेहंदी की तकरीब थी, जिसमें करीबी रिश्तेदार तकरीब से एक दिन पहले ही मलक हाउस पहुंच चुके थे। मेहंदी से कुछ देर पहले ही सादगी से निकाह की रस्म भी अदा होनी थी, क्योंकि लड़के वालों की जिद पर मेहंदी की तकरीब के लिए वह इन सब को अपने साथ अपने तैयार किए हुए शादी हाल में ले जाना चाहते थे। पूरे घर की चहल पहल से यकसर मुख्तलिफ दूसरी मंजिल का ये छोटा सा कमरा था, जिसमें एक बद सिंगल पलंग और एक तरफ दीवार के साथ लकड़ी की कुर्सी मेज लगा था। मेज पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। दुरान गुस्से की हालत में पलंग पर बैठा था, जहां सामने इसके नोट्स बिखरे हुए थे। वो पिछले एक साल से खानदान तो क्या घर की किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करता था। आज फाइका की मेहंदी थी और वो आम से स्याह टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस अपने नोट्स बनाने में मगन था। यहाँ दूसरी मंजिल पर नीचे की निस्बत पुरसुकून माहौल था। वो इसी गर्ज से अपने कमरे में दुबक कर बैठा था। सब लोग तकरीब शुरू होने से पहले तैयारियों में लगे थे और सरबीना इसके लिए कपड़े लेकर ऊपर आ गई थी। वो खुद भी इस वक्त आम से घर के कपड़ों में मलबूस थी। हमेशा की तरह इसे खुद से पहले दुरान की फिक्र खाई जा रही थी, इसलिए इसके कपड़े देने ऊपर आ गई, जिनको कुछ देर पहले इसने बड़ी मोहब्बत से इस्त्री किए थे। जब से सरबीना से रिश्ते की बात चली थी, अब सोनिया दुरान के लिए हर तकरीब और त्योहार पर नया जोड़ा बनाती थी। फाइका की मेहंदी और शादी के लिए भी इसने बिना पूछे सरबीना की पसंद पर इसके लिए कपड़े तैयार करवाए गए थे, लेकिन दुरान को न कल इन सब चोचलों से फर्क पड़ता था और न आज। तुम्हें पता है मैं नीचे नहीं आऊंगा, तुम बिला वजह की जिद कर रही हो। लहजे में हद दर्जा बेजारी लिए दुरान ने गुस्से में से जवाब दिया, जो पिछले 10 मिनट से इसे तैयार होकर नीचे आने का कह रही थी। मेरे लिए भी नहीं आओगे? सरबीना ने भूली सी सूरत पर खफकी सजाई, हाथ में पकड़ा कुर्ता शलवार इसके पलंग की पानपट्टी पर रखा। सेबी, मेरे लिए ख्वार होने और मेरी जरूरतों की खातर घुलने के बजाय तुम अपना ध्यान रखा करो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। सपाट लहजे में से सर्जनेस करता वो हमेशा की तरह बेजार लग रहा था। इस रूखे जवाब पर सरबीना को उतरा चेहरा देखने के बजाय निगाहें नीचे नोट्स पर झुका दी। वो खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था कि वो मायूस होकर नीचे चली जाए। आपको मुझसे प्यार नहीं है क्या? इसकी रुंधाई भारी आवाज पर दुरान ने गहरी सांस लेकर चेहरा ऊपर उठाया। सरबीना आंखों में आंसू की मोटी तह जमाए खड़ी थी। दुरान को इस पर गुस्सा आकर भी नहीं आता था। वो इसे छोटा समझता था, क्योंकि इसको लगता था वो वक्ती तौर पर बड़ों की बातों की वजह से इस सब में घुल रही है। और अब भी यावर की इस लाडली की आंखों में आंसू देखकर वो अपने लहजे की सख्ती को कम करने पर मजबूर हुआ। मुझे तुमसे प्यार है, बहुत है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम चाहती हो। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो? हाथ में पकड़े कलम को हवा में हिलाते हुए वजाहत दी, और ये इतनी वजाहत सिर्फ सरबीना की आंखों में चमकते आंसुओं की वजह से थी। वो आज भी इसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता था। चाचू के बाद इस घर में अगर मैं किसी को अपना समझता हूँ तो वो तुम हो। चाचू तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन तुम मेरे बारे में और इस फजूल सी मोहब्बत के बारे में सोचती रहती हो। पेशानी पर फिक्रमंदी के शिकन डाले वो आज भी इसे बड़े भाई की तरह समझा रहा था। आखिर क्यों ना सोचूं? सरबीना ने चिढ़कर सवाल पूछा। दुरान ने जोर से कलम नोट्स पर मारा। वो आंसू गाल पर से रगड़कर साफ कर रही थी। आखिर सोचो ही क्यों? वो एक झटके से पलंग पर से उठा। अब चेहरे के तमाम हिसाब तने हुए थे। सरबीना भी जैसे किसी जुनूनी कैफियत में थी। देखो सरबीना, मैं एक शराब हूँ, मेरे पीछे मत भागो, थक जाओगी। मैं नहीं थकूंगी, मुझे इस शराब में खोना है, वो बर्दाश्त जवाब दिए।
आगे बढ़ी। तुम अभी छोटी हो, जज्बाती हो, ये पागलपन है और कुछ नहीं। वो दुरान की बात अनसुनी करती हुई अपने दुपट्टे को कंधों पर से उतार रही थी। मुझे इस पागलपन से प्यार है। क्या कर रही हो ये? दुरान इसके दुपट्टा उतार कर आगे बढ़ने पर भौहें खट्टी किए ठटका। वो दुपट्टा पलंग पर फेंक कर दुरान के करीब इसके सामने आ खड़ी हुई। वो किसी ट्रांस की सी हालत में थी, जिस पर आज दुरान के घूरने का भी कोई असर नहीं था। इससे पहले कि दुरान कुछ समझता, वो उछक कर दुरान के गले के गिर्द बाजू हायल किए इसके सीने से जा लगी। सरबीना हटो पीछे, पागल हो गई हो क्या? पीछे हटो। दुरान ने झुंझलाकर गर्दन के गिर्द इसके बाजू को दूर करना चाहा। वो अपने दोनों हाथों की उंगली को फंसाए एड़ियों के बल अगली जसारत के लिए दुरान के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर रही थी। पागल तो बहुत पहले हो गई थी, अब तो इस पागलपन की वजह को हासिल करना है मुझे। वो सरगोशी में कहते हुए दुरान की मुजाहमत को नाकाम करने की कोशिश में लगी थी। सर पर जैसे कोई जुनून सवार था। दुरान जो झुंझुला कर इसकी बाहों की गिरफ्त को तोड़ सका था, सरबीना के गिरबान पकड़कर झटका देने पर दोनों एक साथ पलंग पर गिरे। वो अपनी कमर के गिर्द सरबीना की बाहों की गिरफ्त से घुलता हुआ उठने ही वाला था, जब दरवाजे पर चंद कदमों के रुकने की आवाज पर सर ऊपर उठाया। तल्लत और इसका शौहर अदनान कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। अदनान के बाजू पर लटकते इस्त्री शुदा कपड़ों से साफ जाहिर था कि वो तकरीब की तैयारी के लिए ऊपर आया था। अदनान का ना सिर्फ खानदान मजहबी था, बल्कि वो खुद दाढ़ी के साथ साथ तमाम तर मजहबी तकाजों को पूरा करता था। और अब इसकी आंखों के सामने ये मंजर, जिसमें बिना दुपट्टे के सीधी लेटी सरबीना पर झुका दुरान, एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर था। जहां अदनान का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से सुर्ख था, वहां तलत ने पूरा मुंह खोल रखा था। बेशर्मी की हद होती है। बड़ी भी, यहाँ घर के बड़े बच्चों की ये हरकतें हैं, तो मेरी छोटी बच्चियों के जहर पर क्या असर पड़ता होगा? अदनान की गरजदार आवाज कमरे में गूंज रही थी। घर के तमाम अफराद के साथ साथ तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए करीबी मेहमानों को चंद मिनट लगे थे कमरे में इकट्ठा होने पर, क्योंकि अदनान ने ऐसा ववेला मचाया कि घर भर दहल गया। वो तल्लत और अपनी दोनों बेटियों को इसी वक्त इस घर से लेकर जा रहा था। दुरान और सरबीना को इस हालत में देखकर इसे अपनी बेटियों के जहनों की फिक्र लाहक हो गई थी। मेहमानों और घर वालों की मौजूदगी में कचाकच भरे इस कमरे में सरबीना सर झुकाए सोनिया के पास खड़ी थी, और दुरान गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए जब्त के आखिरी दहानों पर था, क्योंकि अदनान इसकी किसी बात पर यकीन करना तो दूर की बात, इसे बोलने ही नहीं दे रहा था। और जब भी बात शुरू करता, कुछ सफाई पेश करने लगता, अदनान हकारत से गरज कर इसे चुप करवा देता। इस अफरा तफरी में दुरान ऐसा भुंचका गया कि समझ से सब बाहर हो रहा था। इसे खुद से ज्यादा सरबीना की फिक्र थी। कमरे में सब के सब लोग जमा थे। वो जानता था वो सरबीना से शादी नहीं करेगा, लेकिन ये बात इसके मुस्तकबिल के लिए मसला बन जाएगी। अरे मियाँ, जरा थाम तो लो, काहे को गुस्सा आग बगोला हो रहे हो? निस्बत तय है दोनों की, ऐसा भी क्या बेशर्मी वाला हो गया? दस्तगीर बेगम ने अदनान को तसल्ली देने के लिए हाथ ताने कहा, जिस पर वो और तिलमिला कर इसकी तरफ बढ़ा। बी अम्मा, निस्बत तय है सिर्फ, और ये कोई रिश्ता थोड़ी है। और ये लड़का, दांत पीसते हुए घूर कर दुरान की तरफ देखा। फुप्पा, आप गलत समझ रहे हैं सब। दुरान ने फिर से वजाहत के लिए इसकी बात काट कर कदम आगे बढ़ाए। सुर्ख चेहरा कनपट्टी की तनी रखे और भेंजे जबड़े, वो बमुश्किल तहम्मुल मिजाजी से सफाई देने के लिए कोशा था। अरे बस करो तुम बेहया लड़के। वो तुम्हारे कमरे में तन्हाई में ऐसी हालत में थी, और इससे पहले पता नहीं क्या क्या करते होगे तुम दोनों। आज तो फिर शायद खुले दरवाजे का लिहाज हो। अदनान ने बिफर के दुरान को चुप करवाया। इतने बुरे अलकबात, इतने घिरे हुए अल्फाज, दुरान का सर फटने लगा था। भाई, अब बात को अजीब रंग दे रहे हैं, बच्चे ऐसे नहीं हैं। असफन मलक ने परेशानी से लहजे में सफाई देते हुए सबकी तरफ देखा। अरे बस करो तुम भी असफी, लड़की का बाप नहीं तो क्या, इसे कोई दीद लिहाज नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ इन दोनों की इतनी आग लगी है तो आप शादी क्यों नहीं करवा देते इन दोनों की? तो मियाँ करवाएंगे ही, बिल्कुल करवाएंगे। दस्तगीर बेगम ने तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। ठीक है, जिस दिन आप इन दोनों की शादी करवाएंगे, मैं भी अपनी बीवी और बच्चियों को यहाँ आने की इजाजत दे दूंगा। चलो तलत, सामान बांधो। अदनान ने गुस्से से कमर पर हाथ रखे पलंग पर बैठी टसवे बहाती तलत से कहा, जो दस्तगीर बेगम की बगल में बैठी थप से रो रही थी। अरे मियाँ, क्यों इतनी सी बात को हवा बना रहे हो? तलत की इकलौती भांजी की शादी है, ऐसे कैसे चल दे भला मियाँ? दस्तगीर बेगम ने खींच कर पास बैठे तलत को अपने साथ लगाया, जो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। जो भी है बड़ी भी, लेकिन इस तरह के माहौल में फिर आप अपनी बेटी को ही रखिए, मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रहा हूँ। अदनान ने पास खड़ी बच्चियों के बाजू थामे और कदम आगे बढ़ाए। दोनों लड़कियां जो तकरीब के लिए बिल्कुल तैयार थी, बाप के गुस्से को देखकर वो भी माँ के बराबर बहन करने लगी।
کمرے میں عجیب سا سما پیدا ہو گیا تھا، جیسے کوئی خوشی کا گھر نہیں کسی غمی والا گھر ہو۔ ارے رکو میاں! دستگیر بیگم نے چیختے ہوئے عدنان کو روکا اور پھر فوراً اسفند ملک کی طرف رخ پھیرا۔ اسفی فائقہ کے نکاح کے لیے نکاح خواہ آیا ہوا ہے نا؟ تو بلاؤ اس کو، ہم آج ہی نکاح کریں گے دوران اور سربینہ کا، بات ختم۔ دستگیر بیگم کے فیصلے پر دوران جو غصے میں بکھرا کھڑا تھا، ایک دم سے آنکھیں پوری کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ دماغ جو کب سے غصے میں تپ کر کچھ بھی سمجھ بوجھ سے قاصر تھا، فوراً لاشعور میں گھنٹیاں سی بجنے لگی، ایک دم سے بہت سے چہروں پر سے نقاب سے رکھنے لگے۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔